नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज वो दिन आ गया है जब कोई भारत का एक महान पुरुष ये कहता था कि युद्ध उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया में हो रहा है, तो फिर हमारे देश की मुद्रा क्यों गिर रही है, भारत का रुपया क्यों गिर रहा है। और आज वो पुरुष भारत का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और आज से नहीं 2014 से, और आज भारत का रुपया 100 रुपया प्रति डॉलर पहुंचने वाला है। और आज उस कगार पर खड़ा है भारत कि इंडिया जो है वो डेंजर में जा सकता है। रुपया जो है पूरी तरीके से क्रैश कर मतलब एक तरीके से क्रैश कर चुका है। वैश्विक फंडों ने रुपए में भारी गिरावट की यहाँ पर जो है वो चेतावनी जारी कर दी है। साथियों, आपको बता दें कि आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि रुपए के गिरने का कारण क्या है, रुपया इतना क्यों गिरा, और जो हमारी मीडिया है वो तो खैर आपको दिखाएगी नहीं चीजों को। सारी चीजें हम ही आपको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी चीजें बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, न किसी भी पार्टी का विरोध करता हूं। मैं देश का समर्थन करता हूं और देश हित में जो भी बात होगी वो मैं आपके समक्ष रखने का काम करूंगा। तो इसलिए किसी भी पार्टी का होकर जो है वो आप इस वीडियो को न देखिएगा। अगर आप किसी पार्टी के कट्टर समर्थक हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर पहले ही निवेदन है कि इस वीडियो को न देखें, आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस पर आपका कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं है। अगर आपको इस वीडियो में जानकारी जाननी है तो इस आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है बताते हैं। साथियों, 100 रुपए की ओर अब जो है मतलब कि एक डॉलर की कीमत अब 100 रुपए की ओर यहाँ पर बढ़ चुकी है। एक डॉलर क्या 100 रुपए हो जाएगा, तो कई वैश्विक जो मतलब कि रिपोर्ट्स जारी करने वाले फंड मतलब कि संस्थाएं हैं, उनका कहना है कि भारत में जल्दी 100 रुपए जो है प्रति डॉलर पहुंचने वाला है। साथियों, रुपए की गिरावट, डॉलर की ताकत और भारत का भविष्य, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। सारी चीजें यहाँ पर आपको डिटेल्स में दूंगा। साथियों, अभी फिलहाल जो है वो लगभग मतलब कि 97 रुपए के आसपास यहाँ पर रेट चल रहा था। आप यहाँ पर देखिए आज का जो रेट है, ये यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पहुंचा हुआ था कल जो है वो 96 रुपए से ऊपर यहाँ पर चला गया था। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो है अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उससे जस्ट पहले का ये स्क्रीनशॉट है, जिसमें लगभग 96 रुपया जो है वो यहाँ पर प्रति डॉलर जो है कि ये यहाँ पर पहुंच चुकी है कीमतें। साथियों, यह इस साल की 7% से अधिक की गिरावट है, यानी कि 7% से अधिक की गिरावट जो है कि इस साल में यहाँ पर हो चुकी है। और यह लगातार 9 दिनों से जो है कि यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही थी। आप यहाँ पर देखिए हेडलाइंस बनती हैं कि ग्लोबल फंड्स रेडी फॉर फर्दर रूपी वीकनेस विथ 100 इन साइट, यानी कि 100 रुपए के मतलब कि एक डॉलर 100 रुपए के बराबर पहुंचने वाला है। ये जो है कि कंडीशन यहाँ पर आ गई है। जो ग्लोबल फंड्स हैं वो यहाँ पर इन चीजों को बता रहे हैं। अब साथियों बात करें कि सिचुएशन इस समय क्या है, तो देखिए रुपया जो है वो 97 रुपया प्रति डॉलर पहुंच चुका था। यह दशक की सबसे लंबी गिरावट थी, यानी कि लगातार 9 दिन तक जो है कि यहाँ पर रुपया गिरा था। रुपया पहले भी गिरता था 1991 में। मैं आपको इसका इतिहास भी बताऊंगा, एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो में क्लियर होगा कि कब कब गिरा है, कितना कितना गिरा है, और इस समय जो गिर रहा है वो पिछले समय में जो गिरता था उससे किस प्रकार से अलग है। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होंगी। साथियों, यहाँ पर ये आप एजेंसीज का नाम देख रहे हैं जिनके द्वारा ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि मेट लाइफ है, गामा है, ग्लोबल फंड्स का, इन जैसे बड़े ग्लोबल फंड्स का मानना है कि यह संभव जो है वो 100 रुपया, एक डॉलर की कीमत 100 रुपए पहुंच जाएगी। साथियों, कोटक बैंक फॉरेस्ट जो फोरकास्ट है, इसका आकलन है कि लगभग 93 रुपया से 99 रुपया यहाँ पर जाएगा। ANZ जो है ये कह रहा है कि 97, 97.5 रुपया। HSBC जो है ये 95.5 से लेकर यहाँ पर साल के अंत तक ये दिखा रहा था ये सारी चीजें। साथियों, 2026 में अब तक 7% से ज्यादा की यहाँ पर गिरावट हो चुकी है। RBI का नॉर्मल जो होता है कि रुपया कितना गिरना चाहिए, तो वो होता है कि 3 से 4% यहाँ पर होना चाहिए रुपए के अंदर जो गिरावट होनी चाहिए। एक मिनट,
तो जो साथियों यहाँ पर आरबीआई का होता है कि कितना यहाँ पर गिरना चाहिए, तो वो लगभग यहाँ पर आरबीआई का कहना है कि लगभग 3 से 4% अगर रुपया गिरता है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। साथियों आरबीआई ने हस्तक्षेप किया लेकिन गिरावट रोकना मुश्किल रहा, यानी कि जब जब रुपया गिरता है तो रुपए को संभालने की जिम्मेदारी आरबीआई उठाता है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई हस्तक्षेप किया है। आरबीआई ने प्रयास किया है कि रुपया जो है वो न गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी इसको रोकना जो है वो मुश्किल हो रहा है। साथियों अगर रुपए की यात्रा अगर आप देखें ऐसे नॉर्मल तो 2024 की शुरू में लगभग 83 रुपया थी, 2025 के जनवरी में 87 रुपया, 2025 अक्टूबर में ये 91 रुपए तक पहुंच गई और 2026 फरवरी में यह 95 रुपए और 2026 इस समय जो चल रहा है आपका मई, इस समय ये 97 रुपए के पास जो है कि यहाँ पर पहुंच चुकी थी। साथियों आगे बढ़ें और बात करें कि डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है, मतलब कि सरकार तर्क देती है कि डॉलर मजबूत होता है। देखिए हम लोग किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो रियलिटी है वही बता रहे हैं, इसीलिए आपको जितने भी पहलू हैं रुपए के गिरने के वो सारे डिस्कस किए जा रहे हैं इसमें। देखिए पहला है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आप कहेंगे कि डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका क्या अर्थ है? तो समझिए कि जब दुनिया डरती है तो वो डॉलर खरीदती है, यानी कि जब जब दुनिया में क्राइसिस आता है, कहीं पे युद्ध होता है, दुनिया को लगता है कि अब जो है महंगाई आने वाली है, अब जो है क्राइसिस आने वाला है, तो सभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो जो है वो भागते हैं डॉलर को खरीदने के लिए। उसके पीछे का भी कारण है जो कि आपको बताएंगे। सबसे पहला कि सेफ हेवन इफेक्ट, यानी कि जब दुनिया में युद्ध होता है, संकट होता है, तो सब डॉलर खरीदते हैं। जैसे कि पहले सोना पहले खरीदा जाता था, यानी कि पहले जो क्या होता था कि लोग सोना खरीदते थे जब कहीं पे युद्ध होता था, तो लेकिन इस समय लोग डॉलर खरीदते हैं। डॉलर इसलिए खरीदते हैं कि अगर आपको डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल चाहिए तो वो सारी चीजें आपको डॉलर में ही मिल पाएंगी, यानी कि उनकी जो पेमेंट होती है वो डॉलर में होती है, इसलिए आपके पास डॉलर होना जरूरी है। इसलिए लोग जो है जब भी यहाँ पर दुनिया में संकट आता है तो लोग जो है वो डॉलर के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। साथियों यूएस ईरान वार का असर है, क्योंकि इसके वजह से तेल महंगा हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, उसके वजह से तेल महंगा हुआ, इसके वजह से दुनिया में महंगाई आई और इन्वेस्टर जो है वो डॉलर में जाते हैं। यानी कि अब उनको दिख रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं और क्यों लगाएं, और वैसे भी डॉलर जो है वो सेफ है, तो इसके वजह से ये लोग जो है अब यहाँ पर डॉलर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरा, फेड टू हाई इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो यूएस के बॉन्ड हैं, जो अमेरिका बॉन्ड जारी करता है, उस पर 5% का रिटर्न उनको मिल जा रहा है। यानी कि अगर वो यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको 5% का रिटर्न फिक्स जो है वो मिल जा रहा है। तो ये इमर्जिंग मार्केट से जो है वो पैसा निकाल रहे हैं और इस पैसे को फिर वो क्या कर रहे हैं, यूएस के बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके वजह से जो है वो डॉलर यहाँ पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। वहीं बात करें यूएस के मतलब कि यूएस का यहाँ पर जो है पहला कारण इसका क्या है कि यूएस का जो बॉन्ड है वो यहाँ पर 5% का रिटर्न इनको दे रहा है। ईरान वार के वजह से यहाँ पर तेल महंगा हुआ, जिसके वजह से यहाँ पर डॉलर की कीमत बढ़ी। यह एक सेफ हेवन है, मतलब सेफ हेवन डिमांड की जा रही है, लोग सुरक्षित अपना यहाँ पर निवेश करना चाह रहे हैं, इसके वजह से डॉलर की ओर जा रहे हैं। चौथा जो कारण है वो है कि स्ट्रांग यूएस इकोनॉमी, यानी कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो एक तरीके से स्ट्रांग इकोनॉमी है, जिसके वजह से उनको वहां पर इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी खतरा नहीं लगता है, इसके वजह से वो लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथियों जब दुनिया डरती है तो वो डॉलर, मतलब एक तरीके से डॉलर को जो है वो अपना चाचा बना लेती है, उसको जो है कि यहाँ पर खरीदना स्टार्ट कर देती है। अब आगे बढ़ें और बात करें कि पेट्रो डॉलर जो एक मेन कारण है, जो कि एक तरीके से डॉलर के इतने बड़े होने का जो मेन राज है वो यही है पेट्रो डॉलर। ये है क्या? तो देखिए तेल और डॉलर का यहाँ पर पुराना रिश्ता है। पेट्रो डॉलर का अर्थ है कि पेट्रोलियम का कोई भी पदार्थ जो खरीदा जाएगा उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में होगी। अब ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको कि मैंने पिछली वीडियोस में कई बार बताया है, जिसके वजह से मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मोटा मोटा आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि दुनिया चलती कैसे है। तो देखिए जो दुनिया में तेल बिकता है और तेल बेचने वाले देश कौन है? तो सऊदी अरब हो गया आपका,
आपका इसके बाद इराक हो गया, यूएई हो गया, ये सभी लोग तेल बेचते हैं और ये जो तेल बेचते हैं इसका पेमेंट हमेशा जो है वो डॉलर के अंदर किया जाता है। साथियों 1970 से यह तय किया गया, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, अमेरिका की चाल है कि किस तरीके से उसने सऊदी अरब और अन्य देशों को, पहले सऊदी अरब को मनाया कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे और तुम उसके बदले में बस एक काम करना कि जो भी तुमसे पेट्रोलियम खरीदेगा उसको तुम डॉलर में जो है कि पेट्रोलियम बेचना, यानी कि उससे डॉलर में पेमेंट लेना। इसके वजह से फिर धीरे धीरे जो है ये कल्चर बढ़ता गया और जितने भी यहाँ पर गल्फ कंट्रीज और जो भी तेल बेचने वाले देश हैं वो सभी लोग यहाँ पर डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर, मतलब डॉलर में पेमेंट यहाँ पर लेने लगे। साथियों 1970 से ये स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1970 में यह तय हुआ और ऑयल सिर्फ जो है कि मतलब जो तेल है वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इसके बाद डॉलर की जो है डिमांड हमेशा बनी रहती है क्योंकि हर देश को जो है वो डॉलर खरीदना है, उनको तेल चाहिए और तेल खरीदने के लिए यहाँ पर जो है वो डॉलर चाहिए। साथियों डॉलर हमेशा किंग बना रहता है क्योंकि पेट्रो डॉलर इज इक्वल टू डॉलर की जो ग्लोबल ताकत का राज है, यानी कि जो, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो क्रूड ऑयल की है और जब सबसे जरूरी चीज ही डॉलर में खरीदी जा रही है तो फिर उस वस्तु की जिसमें वो खरीदी जा रही है उसकी तो कीमत उसी तरीके से पड़नी है। साथियों भारत के लिए इसका मतलब है कि हमें तेल के लिए डॉलर चाहिए और इसलिए हम रुपए की डिमांड यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर डॉलर की डिमांड जो है वो यहाँ पर ज्यादा होती है। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। साथियों मतलब स्टूडियो में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, आप देख भी रहे होंगे, और इन सारी सिचुएशंस के बावजूद आप तक वीडियो रिकॉर्ड करके पहुंचाना, वो भी फुल डिटेल में बिना किसी भी गुमराही के आप तक सटीक चीज को पहुंचाना, ये हम अपना फर्ज समझते हैं और इसके लिए जो हमें मोटिवेशन देता है वो आपका मात्र और मात्र एक सब्सक्राइब और आपके द्वारा किया गया एक भी कमेंट जो इस वीडियो से ही रिलेटेड है या फिर आप हमको अगर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वही होता है। तो आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आप पुराने भी हैं और वीडियोस देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका 1 रुपए भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वो आपका 1 सेकंड से कम में किया गया सब्सक्राइब हमारे लिए ये घंटों की मेहनत का मोटिवेशन का काम करता है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंडिया विशेष रूप से कमजोर है। क्यों कमजोर है? तो देखिए हमारी जो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं वो 3 कमजोरियां हैं। पहला, 85% जो हम अपना क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम जितना यूज करते हैं उसका 85% जो क्रूड ऑयल है वो हम अन्य देशों से खरीदते हैं। इसके वजह से हमें ज्यादा हम जो है वो इंडिया अपनी 85% तेल की जरूरत को इंपोर्ट करता है। इसके वजह से अगर तेल महंगा होता है तो हमको डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिसके वजह से हमारे रुपए के ऊपर यहाँ पर दबाव बनता है, क्योंकि हम जो है वो रुपए से ही जो है डॉलर खरीदते हैं, यानी कि रुपए को बेचकर यहाँ पर डॉलर खरीदते हैं और उन डॉलर का जो है कि यूज यहाँ पर तेल खरीदने में करते हैं। तो इसके वजह से दूसरा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी कि जिसको सीएडी कहा जाता है, यानी कि हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा इंपोर्ट कर लेते हैं, यानी कि जितना हम बेच पाते हैं उससे ज्यादा तो हम खरीद लेते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँ सीएडी, क्योंकि ये एक थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टर्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए आप जो है वो कमा यहाँ पर रहे हैं 1000 रुपया, ठीक है, आप यहाँ पर कमा रहे हैं 1000 रुपया, लेकिन आप जो खर्च कर रहे हैं, मतलब कि आप कुछ खरीद कर ला रहे हैं या अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, वो आप खर्च कर दे रहे हैं 1500 रुपया। तो यानी कि यहाँ पर जो आपको घाटा हो रहा है वो आपको घाटा 500 रुपए का हो रहा है, और इसी को जो है सीएडी कहा जाता है, यानी कि जो आपका घाटा होता है वो यहाँ पर जो ये पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें कि आपने खरीदा, आपने बेचा और ओवरऑल जो रिजल्ट निकला, चाहे प्रॉफिट या फिर हानि, वो यहाँ पर सीएडी होता है। इसी तरीके से भारत अपने सामानों को, अब इसी को मतलब आप तो एक अपने इंडिविजुअल ले लिए, उसी तरीके से भारत को समझिए कि यह एक व्यक्ति है और जो है ये दुनिया को अपने सामान बेचता है और दुनिया से सामान खरीदता भी है। तो जब भारत दुनिया को सामान बेचता है तो भारत कम बेचता है, यानी कि मान लीजिए कि भारत 1000 रुपए का ही सामान बेच पा रहा है, वहीं भारत जो है वो 1500 रुपए जो है 1500 रुपए का जो है सामान खरीद ले रहा है, यानी कि कमाई 1000 रुपया और जो खर्च करने का वैल्यू है वो 1500 रुपए हो गया, यानी कि 500 रुपए का जो है वो भारत को घाटा हो रहा है। यही आपका सीएडी होता है। तो जो दूसरा कारण है वो ये है।
तीसरा जो है वो FII यानी कि जो फॉरेस्ट, माफ करिएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर अपना पैसा निकाल रहे हैं। यानी कि 2026 में जो विदेशी निवेशक हैं जिनका स्टॉक में लगभग 23 बिलियन यानी कि 2300 करोड़ रुपए जो है उन्होंने अपने यहाँ से भारत के अंदर से 2026 के अंदर स्टॉक मार्केट से निकाल लिए हैं। और ये अगर बात करें कि फिर इन्वेस्टमेंट कितना आया है तो हमारे पास मात्र 1.3 बिलियन का ही यहाँ पर जो है वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आया है। निकाला कितना गया है तो 23 बिलियन डॉलर और इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है तो मात्र 1.3 बिलियन डॉलर, जिसके वजह से जो है कि यहाँ पर रुपया लगातार गिर रहा है क्योंकि तीनों मिलकर रुपए को ट्रिपल थ्रेट यानी कि तीनों तरफ से मार यहाँ पर जो है कि वो पड़ रही है। अब साथियों आगे बात करें इस CAD की, तो इसको तो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा लिया। अब बात करें कि CAD में मतलब भारत बेचता क्या क्या है। आपके दिमाग में यह भी सवाल आ रहा होगा कि ठीक है भारत समझ में आ रहा है क्रूड ऑयल खरीदता है, सोना खरीदता है, भारत बेचता क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए भारत एक्सपोर्ट क्या करता है तो भारत सॉफ्टवेयर, फार्मा, टेक्सटाइल। इस समय जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज हैं इनका भी हाल बहुत बुरा हो चुका है क्योंकि जैसे इन्फोसिस के जो एक तरीके से इन्फोसिस जो कंपनी है जो कि मतलब दुनिया में एक तरीके से लीड कर रही थी एक समय में, वो आज घाटे मतलब कि एकदम बदतर हाल उसका हो गया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने AI का यूज नहीं किया, AI के तरफ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, जिसके वजह से ये दिन आज उनको देखना पड़ रहा है। तो भारत जो है वो सॉफ्टवेयर का, फार्मा का, टेक्सटाइल कंपनियों, टेक्सटाइल्स का यहाँ पर सेल करके जो है वो कमाई करता है। वहीं इंपोर्ट क्या क्या करता है तो सबसे ज्यादा भारत ऑयल इंपोर्ट करता है, फिर गोल्ड इंपोर्ट करता है और फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करता है। यानी कि भारत जो है इसमें अपना पैसा खर्च करता है और इन सारी चीजों से भारत जो है वो पैसा कमाता है। कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आता है कि हम जो बेचते हम जो खरीदते हैं वो ज्यादा है जो कि हम बेचते हैं, यानी कि हम बेचते कम हैं और खरीदते ज्यादा हैं। यानी कि डॉलर की जरूरत हमको जो है वो यहाँ पर ज्यादा पड़ती है क्योंकि हम जो है वो खरीद रहे हैं और जिससे खरीद रहे हैं वो बोल रहा है कि हमको डॉलर चाहिए और इसके वजह से जो है हमको डॉलर की जरूरत ज्यादा पड़ती है और रुपए पर इसके वजह से दबाव पड़ता है। साथियों जितना बड़ा CAD होगा रुपया उतना ही कमजोर होगा, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो CAD और भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। यानी कि कुल मिलाजुलाकर जो CAD है वो भी रुपए को यहाँ पर इफेक्ट करता है। अब बात करें कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। तो समझिए मार्केट घबराया हुआ है यहाँ पर पूरा जो है वो ऐसा क्यों है। तो देखिए विदेशी निवेशकों का पलायन अगर देखा जाए तो 23 बिलियन डॉलर यानी कि 2300 करोड़ रुपए 2026 में अब तक निकाला जा चुका है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। यानी कि 2300 करोड़ रुपए यहाँ पर जो निकाला गया है। वहीं अगर भारत के बॉन्ड्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आया है वो मात्र और मात्र 1.3 बिलियन का आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कम है। साथियों जो फॉरेस्ट इन्वेस्टर्स हैं इनके जाने की वजहों को देखा जाए कि आखिर ये भारत के अंदर से अपने स्टॉक्स को निकाल क्यों रहे हैं, तो सबसे पहले US का जो बॉन्ड है वो 5% इनको रिटर्न जो है दे रहा है। तो फिर वो पैसा भारत के अंदर क्यों डालें, क्योंकि भारत जो है स्टेबल नहीं है। भारत में रुपया भारत का लगातार गिर रहा है। ये जो मतलब कि क्लियरिटी होनी चाहिए, एक तरीके से विश्वास होना चाहिए, वो इन्वेस्टर का यहाँ पर नहीं बन पा रहा है और इनको यहाँ पर रिस्क फ्री जो है वो US के तरफ से US बॉन्ड का 5% मिलता जा रहा है। तो इसके वजह से जो है ये यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं और भारत के अंदर से पैसा निकाल रहे हैं। दूसरा, रुपया गिर रहा है। लोकल अगर मतलब रुपया जब गिरता है तो जो लोकल प्रॉफिट होता है उसको जब डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये लोग, तो उसमें इनको घाटा हो जाता है क्योंकि जो रुपए की वैल्यू है वो कम है तो फिर डॉलर यहाँ पर इनको कम मिलेगा। तो इसके वजह से ये यहाँ पर निकाल रहे हैं। तीसरा, और जो एक तरीके से माना जाए कि सबसे बेकार चीज हुई जो यहाँ पर दुनिया में, वो ईरान वार है, जिसके वजह से ग्लोबल और अनसर्टेनिटी बनी और इसके बाद से जो लोग हैं वो अपना सेफ हेवन में जाने का ट्राई करने लगे, यानी कि उस जगह पर निवेश करने का ट्राई करने लगे जहां उनके लिए खतरा न हो। साथियों वहीं जो रुपया है वो 97 रुपया पहुंच गया, जिसके वजह से
करेंसी लॉस इक्विटी गेन को यहाँ पर यह खा जाती है, यानी कि कुल मिला जुलाकर जो इन्वेस्टर्स है उनको किसी भी तरीके से भारत सेफ नहीं दिखता है और इसी के वजह से यहाँ पर जो है वो पैसा अपना निकाल रही है। साथियों, अगर मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊं कि कब कब कितना कितना जो है वो इन्वेस्टर्स यहाँ से पैसा निकाल कर ले गए हैं, तो अगर आप 2022 का दौर देखें तो यहाँ पर लगभग 14 बिलियन डॉलर, वहीं अगर 2023 में देखें तो मात्र 4 बिलियन डॉलर जो है वो इन्वेस्टर्स ने अपना भारत के अंदर से, भारत के मार्केट से पैसा निकाला था। वहीं 2024 में 8 बिलियन डॉलर, 2025 में 15 बिलियन डॉलर, लेकिन अभी जो 2026 का ये चल रहा है जिसमें अभी आपका आधा साल भी नहीं हुआ है अच्छे से, उसमें अभी तक जो है वो लगभग 23 बिलियन डॉलर का जो है वो निवेश यहाँ से निकाल कर जा चुके हैं। अब बात करें साथियों कि 100 रुपया, यानी कि जो 100 का नंबर है यह सिर्फ एक नंबर नहीं, एक सिग्नल है। आखिर ये इतना जो है, मतलब ठीक है डाउन तो जा रहा है सबको पता है, लेकिन ये जो 100 है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका जो है वो आप लॉजिक समझिए, यह साइकोलॉजिकल बैरियर है। देखिए, सेंसेक्स 10,000 की तरह एक राउंड नंबर टूटे तो फिर बाजार में घबराहट फैल जाती है, यानी कि जब सेंसेक्स अगर 10,000 से नीचे जाता है तो फिर यहाँ पर बाजार के अंदर आप देखते होंगे, जो लोग शेयर मार्केट्स का यूज करते होंगे, कि फिर यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालने लगता है क्योंकि उनको लगता है कि अब ये नीचे जाएगा। उसी तरीके से जब 100 रुपया एक तरीके से यहाँ पर ब्रेकर का काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है कि 100 रुपए से अगर भारत नीचे जाता है प्रति डॉलर, तो इसका अर्थ है कि ये और जो है कि नीचे गिरेगा, यानी कि सारी चीजें यहाँ पर विफल होती जाएंगी। साथियों, इसमें मीडिया के इफेक्ट की बात करें तो 100 रुपए की हेडलाइन दुनिया भर में भारत की इमेज को खराब करती है। खैर, भारतीय मीडिया की तो बात ही करनी बेकार है, क्योंकि आप देखिए कि मतलब एक लेवल होता है मीडिया के स्तर का, मतलब मीडिया का, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ऊपर से ये खुद को डिफेंड करने चलाते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। पता नहीं किस तरीके से ये लोग अपनी आंख से आंख मिलाकर देखते होंगे। आज भारत के अंदर इतना बड़ा ये मतलब एक नंबर है जो कि इतना बड़ा एक क्राइसिस की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी मीडिया चैनल ढंग से चर्चा नहीं कर रहा है। वहीं मोदी जी पहुंचे मेलोनी के साथ, वहां पर जो है टॉफी दे दिए मेलोडी। अब ये मतलब मैं एक चैनल देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उस चैनल को अगर आप देखे होंगे तो। वो ये बता रहे हैं कि भारत ने कितना टॉफी जो है वो साल में बेचा है, मतलब इस चीज पर चर्चा हो रही है। मतलब इनकी पत्रकारिता का लेवल आप समझ कर देखिए कि कहां पर जो है कि ये चले गए हैं। इतना गिर चुके हैं ये लोग कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या कर रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। न मोदी जी से इनको सवाल पूछना है, न मोदी जी के बारे, देश में चल रही किसी भी समस्या के बारे में ढंग से बात करना है, ऊपर से अपने आप को डिफेंड करने ये अलग चले आते हैं। तो यहाँ पर जो है मीडिया में अगर जो दिखेगा, खैर भारत की नहीं ग्लोबल मीडिया में जब ये दिखेगा कि 100 रुपए के पास पहुंच गया, ये हेडलाइंस बनेंगी, तो भारत की इमेज यहाँ पर खराब होगी। इन्वेस्टर्स के लिए अलार्म होगा। ग्लोबल फंड्स जो है वो 100 रुपए को यहाँ पर रेड लाइन मानते हैं, वो मानकर यहाँ पर इसको जो है कि पैसा निकाल लेंगे। जैसे कि स्टॉप लॉस लगाया जाता है तो ये सोचकर लगाया जाता है कि अच्छा इससे नीचे जाएगा तो हम पैसा अपना निकाल लेंगे। उसी तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है कि अगर भारत 100 रुपया प्रति डॉलर पर पहुंच गया तो हम अपना जो है वो पैसा यहाँ से निकाल लेंगे। तीसरा, कॉमन मैन, यानी कि जो आम आदमी है, पेट्रोल, मोबाइल फोन्स, इन सब का इंपोर्ट्स जो है, इंपोर्ट गुड्स जो है वो यहाँ पर महंगा हो जाएगा। यानी कि जितने भी चीजें आम आदमी की जरूरत की हैं वो यहाँ पर महंगी हो जाएंगी अगर जो ये रुपया है वो 100 तक यहाँ पर जो है पहुंच गया। साथियों, आरबीआई की साख यहाँ पर दाव पर लगी है। सेंट्रल बैंक की जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पर जो है वो दाव पर लग जाती है अगर जो है वो रुपया यहाँ पर 100 के पास जो है वो पहुंच जाता है। तो अब बात करें टुवर्ड फॉरवर्ड मार्केट की कि मतलब फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, जो कि इसमें एक फैक्टर है रुपए को नीचे जाने का। तो उसको समझिए कि फॉरवर्ड मार्केट होता क्या है। तो देखिए, इसको कहा जाता है कि भविष्य के का अनुमान बाजार, यानी कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी चीजें होती हैं वो फ्यूचर को देखकर ही लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो किसी में भी, कि ये कंपनी आगे आने वाले समय में जो है कि वो बढ़िया काम करेगी, ज्यादा हमको रिटर्न देगी, ये और ऊंचाइयों पर जाएगी। तो इसको एक तरीके से भविष्य का मार्केट भी कहा जाता है। तो जब ट्रेडर भविष्य में बेट लगाते हैं तो इसी को जो है फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, तो इसी को एक तरीके से फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। यानी कि जैसे कि एक क्रिकेट मैच होने वाला है तो आप सभी लोग जो है कि यहाँ पर जो कुछ दिन पहले बेट लगा रहे थे
50 तरीके के जो एप्लीकेशंस थे उनके ऊपर, उसी तरीके से फॉरवर्ड मार्केट में ट्रेडर्स भी अभी से कहते हैं कि 3 महीने बाद, यानी कि अभी अनुमान ही लगाते हैं कि आने वाले समय में 3 महीने बाद जो रुपया है वो कहाँ पर होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, और उसके हिसाब से जो है ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथियों, जो फॉरवर्ड रेट है, यानी कि जो आगे की सोच है इनकी कि कहाँ पर ये जाएगा, तो इनका मानना है कि जो रुपया है वो 99 प्लस जाएगा, यानी कि एक अप्रॉक्स 100 रुपया प्रति डॉलर जो है कि यहाँ पर पहुंच जाएगा। यानी कि बाजार सोच रहा है कि रुपया 3 महीने के अंदर 99 रुपए से अधिक जो तक जो है कि ये यहाँ पर चला जाएगा। वहीं डॉलर ऑप्शन की खरीद बढ़ी है, यानी कि इन्वेस्टर्स खुद को रुपए की गिरावट से बचाने की इंश्योरेंस यहाँ पर खरीद रहे हैं। जो एनडीएफ मार्केट है, जो कि ऑफशोर है या विदेश में होने वाले रुपए की काला बाजारी है, वहां भी रुपए को जो है कि यहाँ पर बेचा जा रहा है। वहीं इंपोर्ट हेडिंग की बात करें तो देखिए, इंडियन कंपनीज डॉलर को लॉक कर रही हैं, उन्हें भी रुपए के गिरने का यहाँ पर डर है। यानी कि फॉरवर्ड मार्केट एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है और अभी संकेत दे रहा है कि खतरा असली है, यानी कि यहाँ पर जो भारत का रुपया है वो 100 के पार यहाँ पर जाने वाला है। वहीं बात करें कि आरबीआई कैसे रुपए को बचाता है, जो आरबीआई है वो किस तरीके से रुपए को बचा सकता है या फिर बचाता है, जो अब तक होता आ रहा था। तो देखिए, भारत के अंदर जो सेंट्रल बैंक है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास लगभग 690 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। वहीं 5 बिलियन जो है वो स्वैप ऑक्शन में है, जो कि मई 2026 में। अभी यहाँ पर आरबीआई का कोई टारगेट नहीं है, नो टारगेट है, आरबीआई का कहना है। साथियों, डॉलर का बेचना देखिए कैसे बचाता है भारत को, मतलब रुपए को आरबीआई। तो आरबीआई अपने रिजर्व से जो है वो डॉलर को बेचकर रुपए को खरीद लेता है। होता क्या है कि जब देखता है आरबीआई कि रुपए की वैल्यू गिर रही है, तो आरबीआई डॉलर को जो रुपया है उसको मार्केट से अपने पास ले लेता है। यानी कि जब उस चीज की कमी होगी तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। किसी भी चीज की अधिकता जब होती है तो फिर वो सस्ता हो जाता है, और वहीं जब किसी चीज की कमी होती है तो फिर वो महंगा हो जाता है। तो मतलब कि महंगा हो जाता है। तो डॉलर इस समय भारत के पास इतना रिजर्व में रखा हुआ है, और आरबीआई देखता है कि जो रुपया है वो लगातार गिर रहा है, क्योंकि वो मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वो मार्केट में पहुंच चुका है। तो इसके वजह से फिर आरबीआई क्या करती है कि डॉलर को बेचती है और उसके बदले में रुपया को ले लेती है। जब रुपया ले लेती है आरबीआई अपने पास, तो उसके वजह से मार्केट में जो है वो रुपया कम हो जाता है, और इसके वजह से जो रुपए की वैल्यू है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो है कि काम करती है। दूसरा है कि वर्बल इंटरवेंशन, यानी कि आरबीआई के गवर्नर का बयान है कि हम बाजार पर नजर रख रहे हैं, और यह काफी डरा देने वाला है। यानी कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं इनका कहना है कि हम बाजार पर नजर रखे हुए हैं, यह भी लोगों को यहाँ पर डरा रहा है। दूसरा है साथियों कि स्वैप ऑक्शन। यह क्या होता है कि बैंक से रुपए को लेकर डॉलर देना, यानी कि बैंकों से रुपया ले लेना और उसके बदले उनको डॉलर दे देना। यह कुछ समय के लिए होता है, जिससे कि लिक्विडिटी को यहाँ पर जब बढ़ाना होता है, तरलता को बढ़ाना होता है, तब इस तरीके का काम यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद जो है अगला क्या आरबीआई के पास हथियार है, तो वो है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना। यानी कि अगर आरबीआई रेट को बढ़ा दे, ब्याज दरों को यहाँ पर बढ़ा दे, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जिसके वजह से भारत में जो है कि वो पैसा रिटर्न आएगा, डॉलर में इन्वेस्टमेंट आने लगेगी, और इसके वजह से जो है कि हो सकता है कि रुपया जो यहाँ पर गिर रहा है वो रुक जाए। वहीं अगर बात करें कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जब हुआ था, तो उस समय मतलब भारत को क्या सीखने को मिला था और भारत ने क्या स्टेप्स लिए थे। तो देखिए, जब इंडिया में सोना गिरवी रखा गया था, 1990 का वो दौर था जब गल्फ वार चल रहा था, जिसके वजह से तेल बहुत महंगा हो गया था और इंडिया का डॉलर जो है वो खत्म होने लगा था। उस समय भारत के पास जनवरी 1991 के अंदर फॉरेक्स रिजर्व में मात्र 2 सप्ताह के लिए, यानी कि लगभग 14 दिनों के लिए ही बाजार से, यानी कि दुनिया के देशों से इंपोर्ट करने लायक पैसा बचा था। वहीं उसके बाद फरवरी 1991 में इंडिया ने 47 टन अपना जो है सोना वो यूके में गिरवी रखा था, यानी कि एक तरीके से यूके से फिर लोन लिया था। जिसके बाद 1991 जुलाई के अंदर आईएमएफ ने 1.8 बिलियन की बेल आउट पैकेज के लिए यहाँ पर भारत ने शर्तें मानी और यहाँ पर मिला। जिसके बाद 1991 से 1992 में
एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं जिसमें इकोनॉमी को भारत की खोल दिया जाता है, लिबरलाइजेशन पर यहाँ पर जोर होता है, जिसके वजह से फिर से जो है वो भारत की इकोनॉमी यहाँ पर स्थिर हो जाती है। और आज का फर्क क्या है कि देखिए आज भारत के पास 690 बिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा हुआ है, इसलिए 1991 को तो नहीं दोहराएगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है। और ये जो कंडीशन चल रही है ये बहुत ही यहाँ पर भयावह है। अब साथियों बात करें इन्फ्लेशन ट्रांसमिशन चैन की, कि गिरते रुपए का असर आम आदमी पर क्या होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जब रुपया गिरेगा तो यहाँ पर जो है वो तेल महंगा होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, जिसके वजह से जो ट्रांसपोर्ट कास्ट है, यानी कि जो सामान ढुलाई का चार्ज है वो यहाँ पर महंगा होगा, क्योंकि डीजल महंगा होगा तो ढुलाई का सामान यहाँ पर ढुलाई महंगी हो जाएगी, जिसके वजह से जो खाद्य महंगाई है यानी कि सब्जी और अनाज वो यहाँ पर महंगा होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हैं वो यहाँ पर महंगा होगा, जो मेडिसिन बनाने के लिए जो ड्रग्स यहाँ पर भारत अन्य देशों से खरीदता है वो यहाँ पर महंगा होगा। और इन सब का असर फिर भारत के एक एक नागरिक के ऊपर पड़ेगा, जिन नागरिकों को अभी समझ में नहीं आ रहा है और उनका ध्यान जो है वो चॉकलेट खाने पे लगा हुआ है। इसी तरीके से चलता रहा तो कुछ खाने के लायक नहीं बचेगा, न कुछ खरीदने लायक बचोगे। ठीक है, आगे बात करें आरबीआई का जो पॉलिसी डायलेमा है कि मतलब ये किस तरीके से किस सिचुएशंस में फंस गई है आरबीआई, कि आगे कुआं पीछे खाई वो वाला हाल हो गया है कि किधर जाए आरबीआई। एक मतलब लॉस ही लॉस का सिचुएशन है। अगर आरबीआई जो है वो रेट को बढ़ाकर इसको कंट्रोल करना चाहती है रुपए को, तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो तो वापस आ जाएगा, रुपया को सपोर्ट तो मिल जाएगा, जो रुपया यहाँ पर लगातार गिर रहा है वो तो गिरना बंद हो जाएगा, लेकिन फिर हो जाएगा कि लोन यहाँ पर महंगे हो जाएंगे, बिजनेस ग्रोथ यहाँ पर रुक जाएगी, रिसेशन का खतरा होने लगेगा और यहाँ पर ईएमआई बढ़ जाएगी और ओवरऑल भारत की जीडीपी फिर यहाँ पर डाउन चली जाएगी, जिसके वजह से यह भी एक यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा ऑप्शन जो आरबीआई के पास है वो यहाँ पर यह है कि इकोनॉमी को बूस्ट करे, यानी कि रेट को घटाकर यहाँ पर इकोनॉमी को बूस्ट करे, लोन को सस्ता करे, जिसके वजह से जॉब यहाँ पर बढ़े, बिजनेसेस यहाँ पर जो है वो अच्छे से चलें, बिजनेसेस जो है वो खुश चलें। लेकिन इसका उल्टा असर क्या होगा कि भारत के अंदर से फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकालकर भागने लगेंगे, रुपया फिर से यहाँ पर गिरने लगेगा और इसके वजह से महंगाई यहाँ पर बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगी। यानी कि आरबीआई की स्टेबिलिटी की आरबीआई इस समय जो है वो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज कर रहा है, यानी कि उसको ज़्यादा यहाँ पर महत्व दे रहा है, न तो बढ़ा रहा है और न ही यहाँ पर घटा रहा है, और सिर्फ जो है यहाँ पर टाइट रोप वॉक की तरह एक तरीके से यह यहाँ पर जो है आरबीआई चलने का काम कर रहा है। साथियों बात करें कि कमजोर रुपया से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा, यानी कि जो ये रुपया गिर रहा है इससे अगर देखा जाए तो प्रॉफिट किसको होगा, तो देखिए जो भी आईटी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस इन्फोसिस वगैरह, इनको यहाँ पर क्योंकि ये डॉलर में कमाई करते हैं तो इनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जो फार्मा एक्सपोर्ट हैं, जो दवाइयाँ बेचते हैं, उनको यहाँ पर क्योंकि वो भी डॉलर में कमाते हैं तो उनको यहाँ पर फायदा होगा। जो एनआरआई हैं, जो विदेश में रहने वाले लोग हैं, उनको जो है वो डॉलर या फिर अन्य माध्यमों से पेमेंट मिलता है जो कि भारत में भेजेंगे, तो फिर वो यहाँ पर भारत की वैल्यू ज़्यादा मतलब रुपया गिरा हुआ है तो जो उनके घर वाले हैं उनको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उनको पैसा ज़्यादा रुपया ज़्यादा मिलेगा। जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये यहाँ पर सस्ता हुआ तो विदेश के लोग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा मतलब ज़्यादा खरीदेंगे, जिसके वजह से इन कंपनीज को यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। वहीं ऑयल मार्केट जो कंपनीज हैं इनको यहाँ पर जो है घाटा होगा, क्योंकि इनको जो पेमेंट है वो डॉलर में देना पड़ता है। जो स्टूडेंट यहाँ पर विदेश में जाकर पढ़ते हैं उनको अब ज़्यादा फीस देना पड़ेगा, जिससे कि एजुकेशन यहाँ पर महंगी होगी। जो फॉरेन ट्रेवल है वो यहाँ पर महंगा हो, जो फॉरेन ट्रेवल करने वाले लोग हैं उनको डॉलर और यूरो से ज़्यादा यहाँ पर पेमेंट करना पड़ता है, तो इसके वजह से उनको भी यहाँ पर महंगा पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने वाली चीज़ें हैं ये भी हम यहाँ पर क्योंकि मंगाते हैं, इसके वजह से यह भी यहाँ पर जो है कि महंगी हो जाएंगी। अब साथियों बात करें कि रुपया को क्या बचा सकता है, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि रुपया का गिरावट जो है वो रुक सकता है। तो सबसे पहला है कि ऑयल का जो प्राइस है वो यहाँ पर गिर जाए, यानी कि जो ईरान सीज फायर हो जाए, ईरान के अंदर जो है वो सीज फायर अच्छे तरीके से हो जाए, किसी भी तरीके की शंका न रहे, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, तब यहाँ पर तेल का दाम गिरेगा, जिससे भारत की सीएडी है वो यहाँ पर कम होगी और रुपए को यहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन
यह सबसे बड़ा फैक्टर है। वहीं यूएस और इंडिया की ट्रेड डील हो जाए, यानी कि ट्रेड डील हो जाए, एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ जाए, डॉलर आए और रुपया यहाँ पर मजबूत हो जाए, यह ऑप्शन है। जो तीसरा है कि स्ट्रांग जीडीपी डाटा हो, यानी कि इंडिया की इकोनॉमी 7% से अधिक बढ़े, जो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर वापस आएंगे, जिसके वजह से और रुपए को सपोर्ट मिलेगा और जिसके वजह से रुपया यहाँ पर बच सकता है। वहीं आरबीआई का जो मतलब हस्तांतरण है, जो वहाँ पर हस्तक्षेप है, उसमें अगर देखा जाए तो 690 बिलियन का जो भारत के पास डॉलर का जो भारत के पास फॉरेक्स रिजर्व है, उसको डॉलर बेचकर रुपया को यहाँ पर जो है आरबीआई यहाँ पर बचा सकती है, जो कि एक तरीके से मतलब कुछ समय के लिए तो ये काम करेगा, लेकिन लंबे समय के लिए काम नहीं कर पाएगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करे, यानी कि भारत अपने मेक इन इंडिया को सफल बनाए, जिसके वजह से विदेशी सामान को भारत को कम खरीदना पड़े, भारत का डॉलर जो है वो विदेशों में भारत को खर्च ना करना पड़े, जिसके वजह से रुपया यहाँ पर मजबूत हो सकता है। वहीं रुपया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी कि जो भारत है वो जिन भी देशों से तेल खरीदे उनको पेमेंट रुपए में करे, तो फिर जो है यहाँ पर कुछ रुपए को राहत मिल सकती है। जिसमें आप बताइए कि इनमें से कौन सी कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती हुई दिख रही है, जिसके वजह से रुपए यहाँ पर बच सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें और बात करें कि रुपए का इतिहास क्या है और इसकी जो गिरावट की कहानी है वो क्या है। तो आप चार्ट के माध्यम से समझिए, यह 1947 से लेकर 1947 से लेकर 2026 तक का पूरा सफर है, जिसमें 1947 में 3.3 रुपया बराबर $1 हुआ करता था, जिसके बाद ये धीरे धीरे 1991 आया, जिसमें क्राइसिस हुआ और रुपया गिरकर यहाँ पर 25 रुपए पहुंच गया, यानी कि $1 की कीमत 25 रुपया हो गई। जिसके बाद तीसरा यहाँ पर 2013 के अंदर टेपर टेंट्रम आया, जिस समय भारत का जो रुपया है वो गिरकर 68 रुपया प्रति डॉलर पर यहाँ पर पहुंच गया और आज 2026 में लगभग 100 रुपया पहुंचने वाला है, 97 रुपया तक जो है कि ये यहाँ पर पहुंच चुका था। साथियों, हर बार संकट में रुपया गिरा है, लेकिन इंडिया ने हर बार संभाला है और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी भारत जो है वो संभलेगा और एक तरीके से बढ़िया बैकअप लेकर आएगा। साथियों, आप सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि मतलब आप लोग जिस भी मीडिया चैनल पार्टी का जो आप सपोर्ट करते हैं, ये मैं मतलब एक तरीके से अपना एक व्यक्तित्व बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि भारत की जो चीजें हैं वो सही हो। जो स्टूडेंट्स हैं, जो बेरोजगार हैं, अभी आपने देखा है कि किस तरीके से इतने बड़े पद पर बैठे हुए सीजेआई के द्वारा, मतलब भारत का एक तरीके से सबसे बड़ा पद ही कह लीजिए राष्ट्रपति के बाद अगर देखा जाए तो एक तरीके से, तो उनके द्वारा इस चीज का कहा जाना कि जो मतलब युवा है वो यहाँ पर कॉकरोच पैरासाइट के समान है, तो ये मतलब समझा रहा है, आपको बता रहा है कि आपको समझने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, आपसे पार्टी है, आप पार्टी से नहीं है, इस बात को अब आपको समझने की जरूरत है। आप किसी भी पार्टी का सपोर्ट करिए, आप ये सोचकर मत सपोर्ट करिए कि हम इस कास्ट के हैं या फिर हम इसके फेवर में रहे हैं तो ये गलत भी करेगी तो हम इसके फेवर में रहेंगे, या फिर अगर आप किसी पार्टी का भी सपोर्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आगे चलकर अगर हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं तो लोग हमको कहेंगे। ये एक मतलब डेमोक्रेसी की अच्छाई है कि वो आपसे पार्टियां हैं। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप डिसाइड करें कि कौन सी पार्टी हमारे ऊपर जो है शासन करेगी या हमारे देश को लेकर चलेगी। तो इसके लिए आप जो है वो किसी भी पार्टी के अंधभक्त होने से अच्छा है कि ये डिसाइड करिए कि जो सही है हम सही का साथ देंगे, जो गलत है तो उसका विरोध करेंगे, भले ही हमने उसका कभी समर्थन किया हो। ठीक है, तो ये नीति जरूर आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। और इस वीडियो के शुरुआत में मैंने जो भी चीजें बोली थी उन सबका तात्पर्य यही था कि खुलकर आप सभी पार्टीज का मतलब किसी भी पार्टीज का आप समर्थन करते हो, लेकिन अगर वो पार्टी गलत कर रही है, उसकी नीतियां गलत हैं, हमारा देश गर्त में जा रहा है, तो आप उस पार्टी का विरोध करिए, आप उस पार्टी के बारे में बताइए लोगों को कि हाँ यहाँ पर क्या चीजें जो है वो गलत हैं और क्या चीजें यहाँ पर सही हो रही हैं। साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीजें आपको बेहतर ढंग से यहाँ पर समझ में आई होंगी। जो इसका मेन वे था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। चैनल पर जो है अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी मेहनत आपको मतलब बहुत मेहनत से ये बनाते हैं, तो उसका सिर्फ एक तरीके से प्राइस होता है, वो आप जो है अगर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स करते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।